हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां पर होती हैं औरतों के जीवन से जुड़ी छोटे बड़े हर मुद्दे पर ढेर सारी बातें। आप लोग मुझे कमेंट्स भेजते हैं और मैं अपनी समझ के अनुरूप जो भी बेस्ट सॉल्यूशन सोच पाती हूँ आपको बताती हूँ। अच्छी बात यह है कि लोगों की लाइफ सॉर्टेड हो रही है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आज का एपिसोड शुरू करते हैं, जिसमें एपिसोड 172 के सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। मैम, मेरा बेटा दूसरी जाति की लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन हम लोग गांव में रहते हैं। मेरे पति को ये मंजूर नहीं है, कहते हैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए। देखो, जब तक हम ये सोचते हैं कि बच्चे की मर्जी मान के हमने गलती कर दी, तब तक हमें उस चीज़ को लेके शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब हम ये अपनी सोच बना लें कि हमने अपने बच्चे की खुशी को सबसे ऊपर रखा, जो हम अभी तक पूरी ज़िंदगी रखते आए थे, और दूसरी चीज़ कि हमें अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है, अगर उसने कोई लाइफ पार्टनर चुना है तो अच्छा ही चुना होगा। अगर हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे के साथ इस तरीके से खड़े हो जाएं, तो हम समाज में अपना मुंह नीचे करने की बजाय सिर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमने एक ऐसे बच्चे की परवरिश करी है। अगर वो हमारी बिरादरी से बाहर का भी कोई लाइफ पार्टनर चूज़ करके ला रहा है, तो हमें इतना भरोसा है अपने बच्चे पे कि वो बेस्ट होगा। अगर आप ये स्टैंड लोगे तो आप ना सिर्फ अपनी शर्मिंदगी से छुटा पाओगे अपने आप को, बल्कि जो लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे उनके लिए भी आप एक बन जाओगे रोल मॉडल कि देखो भाई, इन्होंने अपने बच्चे का सपोर्ट करा, है ना। और दूसरी तरफ अपने बच्चे को ये कन्विंस कर दो कि देख बेटा, हम समाज के अगेंस्ट जाके हम तेरे भरोसे पे तेरे साथ खड़े हैं कि तू चुन के लाया है तो अच्छी होगी, है ना। तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखे कि आने के बाद आपकी बिरादरी की लड़की अगर आती वो कैसे रहती। तो कोशिश करें कि वो भी अपनी पत्नी के साथ उसी तरीके की एक बॉन्डिंग क्रिएट करे कि भाई फैमिली में जब तू आ जाएगी तो उसी तरीके से रहियो मिलजुल के, कि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हाँ अपनी बिरादरी की होती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। तो हो जाएगी। जो समाज वालों को दिखाना है वो अपना स्टैंड एक यही रखो, और अपने बेटे को भी एक बार थोड़ा सा समझा दो। अगर इस तरीके से थोड़ा सा टैक्टिक बदल लोगे, सोचने का तरीका बदल लोगे, तो आपकी भी इज्जत रह जाएगी, बच्चे की खुशी रह जाएगी। ट्राई करके देखना अगर आपके हस्बैंड को ये चीज़ समझ में आए। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरे हस्बैंड का अफेयर का मुझे पता चला तो मैंने ज़बरदस्ती लड़ाई करी, बहुत कहा सुनाया, तब जाके अफेयर बंद हुआ। उस घटिया औरत के हस्बैंड को भी मैंने बोल दिया था। अब मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है कि पूरी दुनिया के सामने उसका रेपुटेशन ख़राब हो गया। मुझे ये बात का बहुत दुख होता है कि मेरे रहते मेरे हस्बैंड ने कैसे दूसरी औरत की तरफ मुँह उठा के देखा। हमारी शादी को 15 साल हो गए, तब भी मेरे 2 बच्चे हैं, जॉब भी करती हूँ, उन्होंने मेरे मरने तक इंतज़ार न किया, दूसरी औरत के साथ अफेयर किया। बहुत दुख होता है, मैं क्या करूँ। देखो, दुख तो होगा, उस दुख को दूर करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकती, है ना। आदमी अपनी गलतियों पे कुढ़े तो वो अपने अंदर उसी हिसाब का चेंज ला के एक प्रायश्चित कर सकता है, लेकिन आपकी कोई गलती ना हो और सामने वाला इस तरीके की हरकत कर दे, तो दुख और गुस्सा उसको ख़त्म होने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो चेंज हो जाए, अपने बिहेवियर को चेंज कर ले, तो शायद हमारे ज़ख्मों पे कुछ मरहम लग सकता है। सिंपल सी बात ये है। तो देखो, ये दुखी होने वाली बात है, एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि आपको बुरा लग रहा है। अपनी भावनाओं को पहले समझ लो, फिर स्वीकार कर लो कि हाँ मैं बुरा मान रही हूँ और मुझे बुरा लगना जायज़ है, ठीक है। टाइम दो, अब ये बवंडर मचा है, एकदम से सारी चीज़ें ठीक नहीं होती होंगी, लेकिन अगर वो इस जो भी बवाल मचा उसके बाद में आपको वापस चुनते हैं कि नहीं ठीक है, चलो जो हुआ ये गलती इसकी नहीं थी, मैं अब सही रहूँगा। अगर उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है तो वो ये स्टैंड लेकिन अब मैं ठीक रहूँगा, एंड वो ठीक हो जाए तो बढ़िया है। आपके करने के लायक इस टाइम पे अब सिचुएशन में अब कुछ भी नहीं है। आपने जो किया एज अ पत्नी बिल्कुल सही किया, और कोई ऑप्शन सही नहीं होता इसके अलावा। तो जो आपने किया वो ठीक किया, अब आप उसको ना बदल सकते हो ना उस पर आप कोई रिग्रेट करो। रही बात ये कि रेपुटेशन ख़राब हुई है, सही हुई है, उनके अपने कर्मों से हुई है। अब वो उसके बाद क्या स्टैंड लेते हैं, बस आपको जस्ट वेट एंड वॉच। आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए गिल्ट ट्रिप पे आप ना जाओ। नेक्स्ट, उनकी मनमानी शो पर भी बदनाम करते, मार गाली ताना और बात बात में छोड़ दूंगा क्योंकि मेरी माँ की सेवा नहीं करती, चाहे माँ का बिहेव कितना ही गलीच हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये अपने पति के बारे में बात कर रही हैं। हम अक्सर आधे अधूरे से ही कमेंट इनके इस तरीके के आते हैं, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगे, इतने सारे कमेंट आ गए इनके।
तो बात ये है कि इनका परिवार बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मतलब बहुत ही बेकार स्थिति है। कोई भी आप उसको नॉर्मल कैटेगरी में नहीं रख सकते कि हाँ चल कोई बात नहीं, या ये तो ठीक है, पति महान, सास उससे महान, देवर जेठ उससे महान, ऐसा है। तो मैं इनको हमेशा यही कहती हूँ कि थोड़ा सा शांत रहो, अपने में रहना सीखो, और उम्र कम है, कुछ अगर सीख सकती हो तो बाहर जाके सीखो। रही बात ये है कि जी पति मेरा सपोर्ट नहीं करता, जब सब कुछ करने पे भी जो आदमी सपोर्ट ना करे उसके लिए एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सपोर्ट तो फिर भी नहीं कर रहा, उसके बिना सपोर्ट के चलना सीख लो। मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ, बजाय उसके सपोर्ट की भीख मांगने के, उसके बिना सपोर्ट के जो कर सकती हो वो करना सीख लो। जब दिखता है ना आदमी को कि मेरे बिना भी इसकी ज़िंदगी चल जाएगी, तभी वो थोड़ी कदर करना शुरू करता है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी जेठानी और मेरा किचन अलग है। सास ससुर और एक ननद का खाना 1 महीने करती हैं। मेरे टाइम पर, मेरे ना होने पर पति उनको खाना बना कर देते हैं, लेकिन जेठानी अपने टाइम पर जानबूझ के मायके जाएगी या बीमारी का नाटक करती है। मैं 1-2 दिन हो तो कर दूं, और उनका हर बार का यही हाल है। जब मैं नहीं करती तो सबको कहती है कोई मेरे दुख में साथ नहीं देता, सबसे मेरी बुराई करती हैं, सारा दिन सिर दर्द करती हैं। हाँ, तो आपकी जेठानी निकम्मी है, कामचोर। अगर ऐसे महीने बट रहे हैं तो जेठ के मुंह में तब दही जम रहा है। जब महीने बटे होंगे, ये अपने आप में एक वो है कि 1 महीना तू देगा 1 महीना तू पहल, तो यही बेकार सा लग रहा सुनने में। फिर उसमें भी आदमी मरा जा रहा है देने के लिए, है ना, कि भैया मैके चले गए। तो फिर इससे भी थोड़ा और नीचे गिर जाना चाहिए फिर आपके परिवार को। फिर ये होए कि कैलेंडर में मार्क करा जाए कि 30 दिन खाना तुम्हें देना है जेठानी जी को और 30 दिन देवरानी जी को। तो 30 में से अगर 10 दिन वो मैके चली जाती है या 15 दिन मैके चली जाती है, उसके बदले फिर आप दे रहे हो, तो आपके वो 30 दिन में कट होने चाहिए, उसके 30 दिन फिर आगे कंटिन्यू हुए, है ना। अगर इस तरीके से चल रहा है आपके घर में, यहाँ तक किसी को अगर शर्म नहीं आई, उनके बेटों को, मैं बहुओं की बात ही नहीं कर रही, तो अगर उनके बेटों को इस हद तक करने में शर्म नहीं आ रही कि 1 महीना मैं दूंगा 1 महीना तू देगा, तो थोड़ा और नीचे गिर जाओ। फिर ये शिकायत और उसका जो मैके जाने का ये जो प्रपंच चल रहा है ना, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा कि भैया कैलेंडर में मार्क होएगा 30 दिन कब पूरे हो रहे हैं किसके, और अगर मेरे 30 दिन में तुम करोगी तो वो तुम्हारे माने जाएंगे, है ना। फिर ऐसे कर लो, आप असली निकल के आएगा परिवार कि भैया वाह क्या पॉलिसी अपनाई है एक बूढ़ी औरत को खाना देने के लिए, चाहे वो बदतमीज़ है या जो भी है, कुछ भी कर रही है। मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रही। पहली चीज़, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो कि जब आपका टाइम चल रहा है, अगर आप जाते भी हो उस टाइम पे, तो आपके पति दे रहे हैं, तो आप हस्बैंड वाइफ मिलके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। जो आपकी जेठानी फरार होती है ना, उस टाइम पे भी मुझे झूंझल आ रही है, सही में बताऊँ, सुन के उस पर कि कोई इतना लीचड़ और कामचोर कैसे हो सकता है। तो उसको लाइन पे लाने का फिर यही है कि भैया थोड़ा और गिरो, पूरा परिवार ही गिर के कैलेंडर में मार्क करते हैं। और 30 दिन भी नहीं हो रहा ना, 15-15 दिन कर लो। 15 दिन मैं करूँगी, 15 दिन तो बिना मायके जाए रह जाती होंगी आप या वो, या हर 15 दिन भी नहीं रुक सकते, हफ्ते में भी चले जाते हो। तो ये टारगेट बना लो कि 1 हफ्ता तो रहती होगी ससुराल में, 1-1 हफ्ता देंगे। ये भी हो सकता है कि भाई 1 हफ्ता तुम दो, 1 हफ्ता हम देंगे, तो जाओ मायके। फिर 1 हफ्ता तो आदमी रुकेगा लग के। अगर 1 हफ्ते में भी भागती है, फिर देखो क्या होता है। बहुत बेकार लगा, मतलब पढ़ के ये मैंने पता नहीं किसको क्या गलती बताऊं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार। नहीं है बस की पेरेंट्स को छोड़ दो, वो अपना कर ले खा लेंगे, इससे बढ़िया तो। और जैसी वो माँ जब जो थोड़ा सही से कर भी रहा है कि बहू नहीं है बेटा दे रहा, उसी को बकरी है। केस हैं बड़े बुड्ढे भी, कुछ कम नहीं है। नेक्स्ट, दी आई एम अंजू। मैंने कई बार आपसे बातें शेयर की हैं, अपने इन लॉज के कड़वे एक्सपीरियंसेस। अब सास तो है नहीं, ससुर हमारे पास आए हुए हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने जिम ज्वाइन किया है, तो ससुर चिल्लाने लगे कि मेरी तरह घर पर ही करो योगा। फिर हस्बैंड ने बोल दिया हम कुछ बुरी चीज़ें तो नहीं कर रहे, ये तो अच्छी बात है कि हम बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं। तो ससुर को मिर्ची लग गई और अब फैमिली ग्रुप में रील्स पर रील्स पोस्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स बात माननी चाहिए, और चाचा के यहाँ जाकर भी खूब बोले। हम तो परेशान हैं ऐसे आदमी से, क्या करें भैया। हो सकता है जीवन भर उनकी बात को कभी किसी ने ना कहा हो, तो उनको ना सुनना नहीं आता। आप इस सीन में हो ही नहीं, बाप बेटे के बीच की बात है, आपके पति ने हैंडल कर लिया। यू जस्ट गो टू जिम, हैव एक्सरसाइज, करने दो उन्हें। किसी की कितनी भी बुराई कर रहे हो, कर तो आप एक्सरसाइज ही रहो ना।
तो जब कुछ गलत कर नहीं रहे, कोई उसे कितना ही गलत गाता रहे, सुनने वाला भी यही कहेगा कि ऐसा क्या पहाड़ तोड़ दिया उन्होंने। या उनके पैसों से जा रहे हो, जिम की मेंबरशिप में पैसे लग रहे हो, उन्हें खाना नहीं दे रहे, तब है थोड़ा गलत कि भैया अपने शौक सारे पूरे हो रहे हैं, हमें खाना भी नहीं मिल रहा है ना। तो इतना लोड लो मत, वो उल्टी बातें कर रहे हैं, करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे पति अपने भांजों को महंगी साइकिल, महंगा मोबाइल गिफ्ट किया है, पर मैं 2 साल से वही 150 रुपये की चप्पल पहन रही हूँ, वो नहीं दिखता। मुझ पे वो पैसे खर्च नहीं करते, ये देखकर मन में दुख होता है कि मैं क्या करूँ। तो आपको कभी कोई गिफ्ट नहीं देते, भांजों भांजियों को देते रहते हैं। तो ये बात आपने उनसे कभी कही होगी, तब उनका क्या रिएक्शन आता है, वो मुझे जरूर जानने की इच्छा है कि आपको 150 रुपये की चप्पल और उनको महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन तक क्यों दिए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि भांजे भांजियों को देना गलत है, लेकिन सिंपल सा रूल है कि आदमी पहले अपना पेट भरता है फिर देता है। वो सतयुग तो है नहीं कि अपने हिस्से का भी काट के दूसरे को दे दिया हिस्सा, है ना। तो समझदारी आज के टाइम पे यही है कि भाई अपनी ज़रूरतें आपकी सही से पूरी हो जाएं, एक सम्मानजनक जीवन आपने जी लिया, फिर जिसके लिए जो कर सकते हो वो भी कर दो, थोड़ा सा परमार्थ भी कर लो, है ना। क्योंकि अगर आप खुद भूखे नंगे रह के परोपकार करने जाओगे तो आज का टाइम ऐसा है कि जिसका कर रहे हो ना परोपकार, वो भी आपके पीठ पीछे हंस रहा होगा कि उल्लू है, इसको पता नहीं है कुछ, समझे। तो वो ज़माना अब है नहीं, तो उन पे कर रहे हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप पे क्यों नहीं कर रहे उसका जवाब जानना चाहिए। भाई पत्नी पे भी करो ना, ये मत कहो कि उन पे क्यों कर रहे हो, तो मुझ पे क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ। और आपको जब ज़रूरत है उस चीज़ को बोलो, और जब लेने जाओ तो अपना जो मन है वो लो। उनकी बराबरी करने के लिए ये नहीं, अगर मैं बताऊँ, मुझे पर्सनली सस्ती चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, कि जिसमें चीज़ के जितने हम पैसे दे रहे हैं उतने की या उससे और अच्छी चीज़ हमें मिल रही हो, बजाय ये कि मैं स्टेटस के लिए कई हज़ार रुपये खर्च करके 100 वाली चीज़ लूँ। तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है कि कोई आदमी हमेशा महंगी चीज़ पे हाथ रखता है, किसी का हाथ ऑटोमेटिकली सस्ती चीज़ों पे जल्दी जाता है ना। तो आपका जो मन हो आप तब वो खरीदो, उस टाइम पे ना नुकुर संकोच ये वो पति का खर्च हो जाएगा बचाऊंगी, ये सब चीज़ों में पड़ो मत। अगर ले जाएं दिलवाने या कहें कि ले ले जो लेना, मैंने कब मना करा, तो ले लो उस टाइम पे। नेक्स्ट, दी मेरा जनरल स्टोर है, उस पर मैं बैठी हूँ। लड़का जो कि नशेड़ी है, वो हफ्ते में 2 से 3 बार दुकान पर आता है, बस खड़े होकर मुझे घूरता रहता है। मैंने उसे एक बार डंडे से भी मारा, फिर भी वो दोबारा आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करें। अगर कोई आपका ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस में कोई जान पहचान वाला हो, या फिर एक सिंपल सा मैं बताती हूँ ट्रिक आपको, कोई नहीं भी हो, जैसे पंचायत में मुझे याद आ गया एक सीन था ऐसा, प्रैक्टिकल में एक बार हुआ था। कोई मुझे कर रहा था परेशान, तो मेरे स्कूल में जो मेरे हेडमास्टर जी थे उनके फादर पुलिस में थे, है ना। वो नहीं थे, वो तो टीचर ही थे भाई खुद। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसे ऐसी बात है और 2 दिन हो गए मुझे कोई परेशान कर रहा है फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा अच्छा फ़ोन मिला के मुझे दो। तो सेम जो सचिव जी वाला था ना उसमें सीन कि उसने पुलिस ऑफिसर बन के बात करी थी, उन्होंने बात करी और धमका दिया ऐसे ऐसे कि आप महिला को परेशान कर रहे हैं, ये वो, आपका नंबर यहाँ पे आ गया, सॉर्ट हो गया। तो आपके घर पे भी कोई भी एजेंट्स से और कह देना कि वो पुलिस कह के अपने आप को बात कर लेगा उससे, और एक आध बातें सुना देगा, धमका देगा, उठ के उठवा लेंगे तुझे, ये वो, जो थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल सके। इतना ही बहुत होता है नॉर्मली, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, सुनीता जी बहुत परेशान हूँ, दोनों गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी कोई स्टेटस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। हाउस लोन की किस्त 60% जा रही है और जो 40% बचती है उसमें खर्चा। देखो होम लोन अगर आपने, मैं इसीलिए जब पिछली बार लोन की बात आई थी तो मैंने यही बोला था कि जब होम लोन लो तो ये कैलकुलेट ज़रूर कर लेना कि उसकी जो किस्त बनेगी उसको आप इजीली बेयर कर पाओगे या नहीं। अब हम क्या करते हैं कि जोश जोश में बड़ा घर लेंगे, बड़ा दिखाएंगे, सबको करके दिखाएंगे कितनी बड़ी कोठी बनाई है, इस चक्कर में हम कई बार अपनी गुंजाइश से ऊपर का प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पूरी ज़िंदगी उस कर्जे को चुकाते हैं, और स्टार्टिंग के सालों में वो कर्जा जो किस्त जाती है वो इतनी बड़ी लगती है कि हमारा पूरा सब डामाडोल हो जाता है ना। अब आपको क्या लगता है, मतलब जब हम इस घर में आए थे, ये हमारा घर 100 गज का भी पूरा नहीं है, 4-5 गज उसमें भी कम है,
तो मुझे ये प्लॉट इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कम से कम, मतलब मेरी इच्छा थी कि 150 गज का बन जाए। मुझे 400-500 गज का नहीं चाहिए था, लेकिन 150 गज का एक एप्ट साइज़ होता है कि उसमें हम एक सिंगल स्टोरी बनाएंगे, एक छोटा सा घर, लेकिन नीचे ही नीचे बनाएंगे एंड सब कुछ सही से हो जाएगा। उसके लिए कोशिश करी, लेकिन नहीं हो रहा था। वो ये हालत थी कि वो घर तो आ जाएंगे इससे बड़े 150 से 200 गज के, लेकिन हम आने वाले 15 से 20 साल तक हमारा हाथ इतना टाइट हो जाएगा कि हम अपने ज़रूरी खर्चों को भी सोचेंगे कि करें या अगले महीने टाल दें। तो जब हमने कैलकुलेट करके देखा ना कि कितने लाख का हमें लोन लेना पड़ेगा अगर हम वो वाली प्रॉपर्टी 150-200 गज वाली पे जाते हैं, और फिर कितने साल तक हमें ये तंगहाली में बिताना पड़ेगा, तो फिर उसकी बजाय हमें 50 गज कम वाली ज़मीन पे ही ढंग से बना लें। और वहाँ पर भी वो 200 गज 150 गज की ज़मीन आती भी ना, प्रॉपर्टी आती भी, तो वो इतना लग्जूरियस सा नहीं बनता जैसा हमने इसे बनवा लिया। अब इसमें हमने जो ये था, ज़मीन हमारी कम थी कोई बात नहीं, लेकिन इस पर फिर डबल स्टोरी बनाया एंड डिज़ाइनिंग वगैरह सब जो भी करना था उसमें हमें फिर सोचना नहीं पड़ा कि पैसे हैं नहीं है, उतना लोन हम मैनेज कर सकते थे आराम से कि हाँ हम चुका देंगे, है ना। तो उस तरीके से ही लो कि थोड़े में हो जाए, लेकिन आपकी आगे तक की, देखो मकान दिखाना हमारा बड़ा है या ये है वो है, या लोन पे हमने महंगी महंगी चीज़ें लेके अपने घर में रख ली, है ना। ये एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, आप उसमें कितना अब आपके हाथ में है वो देख लेना, लेकिन इन जनरल मैं बता रही हूँ कि वो सब चीज़ें आपको महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, जब कोई पहली बार देखेगा थोड़ा सा इंप्रेशन से जमता है तब अच्छा सा लगता है, लेकिन जो महीने का हम लोगों को झेलना पड़ रहा है ना उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, वो परमानेंट होता है 15 से 20 साल तक, कई बार उससे भी लंबी। तो भैया 4 दिन की कहना चांदनी के लिए पूरी ज़िंदगी को अंधेरी रात बनाने से बचना चाहिए। लोन जब भी लो समझदारी से लो, इतना कि आप उसके साथ अपना प्रेजेंट स्टेटस, थोड़ी बहुत खींचातानी तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि मेंटेन ही ना कर पाओ। थोड़ी बहुत खींचातानी ना मतलब जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, भाई डीए लगेगा, है ना, साल में 2 बार 3 बार बढ़ेगी तनख्वाह, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी लेकिन बढ़ेगी। और फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको उसकी आदत हो जाएगी, एंड हो सकता है आप हाथ पैर मारो, कुछ साइड हसल भी हो जाए, आपकी स्थिति सही हो जाए। तो वो किस्त जो शुरुआती सालों में भारी लग रही थी आगे जाके आसान भी लगने लगती है कि चलो निकल जाएगा। लेकिन आप शुरू में ही अगर यहाँ तक बढ़ जाओ, अभी 60% आपका सीधा जा रहा है, तो भाई 40% में घर चलाना अब परेशानी तो है ही। अब इसको निकालने का सिंपल एक तरीका है कि जो भी आप कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब उसको करते रहो एज इट इज़, साथ में कोई ना कोई एक साइड हसल आप या आपके हस्बैंड कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर जोड़ो जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम करवाए, कम से कम 50,000 की। तब क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार को एक सिंपल सम्मानजनक कहना चाहिए, एक सिंपल कि भाई एक मतलब गाड़ी है छोटी सी, आपको जाने आने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा, आपके घर में एसी चलते हैं 2-3, वाईफाई है, मोबाइल है, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो बेसिक खर्चे होते हैं ना कि एक महीने में 2-3 बार आपका बाहर का खाना भी आता है, सारी चीज़ें भी जोड़ो, मोटी मोटी इंश्योरेंस और ये सब मिला के 1 लाख रुपए में एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार चलता है, कि जिनको ये सोचना नहीं पड़ता कि भाई जा रहे हैं तो खर्च करें नहीं करें, कहीं मेला लगा या कोई आ गया सडनली 2-3 हज़ार की ज़रूरत पड़ी तो सोचना नहीं पड़ रहा। इस तरीके का लेवल मेंटेन करने के लिए ना 1 लाख रुपए महीना आप मान के चलो कि घर चलाने के लिए आपको चाहिए। अभी आपके पास बच रहे हैं जितने अभी, आप ये है कि 40-50 हज़ार का कोई साइड हसल, 2 घंटे का 2.5 घंटे का कोई काम मिले, कुछ भी जो आप कर सकते हो पैसे कमाने के लिए, आपको अपनी इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है अब इस टाइम पे, ठीक, तब आपकी स्थिति बदलेगी। नेक्स्ट, दी मेरे हस्बैंड मम्माज बॉय हैं, मैं क्या करूं जबकि हम ढोर रहते हैं मतलब दूर तो नहीं कहना चाह रही। हो किसी ने उसका जवाब दिया है, मम्मा बॉय को वाइफ बॉय बना दो वही तो पूछ रहे कैसे बना दो, वो बताते हैं आप कि कैसे बना दो वाइफ बॉय। देखो मम्माज बॉय है ना, उसका सबसे बढ़िया वो होता है, हिंदी भाषा में कहें तो मेरे पति अपने आप को मम्मी की पूँछ बताते हैं, तो सिंपल सा बोलो कि हम भी आपकी पूँछ है तो हम भी उनकी ही पूँछ बन जाएंगे। अगर घर में मम्मी की ही चल रही है, हस्बैंड को कुछ नज़र आ रहा भैया मेरी माँ जो कहे वो ठीक, अब हमें हस्बैंड से अपना टर्म्स सही रखने हैं, बिगाड़नी है नहीं, तो ठीक है जो तुम्हारी माँ कहे वो ठीक है ना। आप बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही, आप अपने हस्बैंड की हाँ में हाँ मिला रही हो, हस्बैंड पति की मतलब माँ की हाँ में हाँ मिला रहा है। अब जिस दिन माँ आपके लिए कुछ गलत डिसीजन देगी, है ना,
आप उनको बताओगे कि भाई मुझे सही तो नहीं लग रहा, लेकिन चलो जब आप मम्मी के पीछे पीछे हो, जो वो कह रही है वही कर रहे हो, तो मैं भी कर ही लेती हूँ। करके देखो, एक आध दिन, एक आध बार जब ऐसी कंडीशन आएगी, एक दिन आएगा ऐसा कि आपके हस्बैंड को लगेगा कि यार ये मेरे पीछे सही गलत सब कुछ मतलब मेरी वजह से कर देते, लेकिन आपको पता है कि वो गलत है, ये उनके सामने कहना ज़रूर है और फिर कर दो उनकी मर्ज़ी का काम। ठीक, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके हस्बैंड की कहीं ना कहीं आंखें खुलेंगी कि हाँ ये हो क्या रहा है। आपको मम्माज बॉय को हैंडल करना है, तो सीधी सी बात है कि आपकी मम्मी सास जो है मतलब उनमें और पति में एक इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो माँ बेटे हैं। अब आप अभी आई हो तो पहले अपना और अपने पति का इमोशनल बॉन्ड आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो आदमी माँ के लिए इतनी इज्जत इतना प्यार रखता है, वो कल को पत्नी के लिए भी उतनी ही रखेगा, ये फॉर श्योर होता है, रखेगा। लेकिन वेट करो, इमोशनल बॉन्ड बनाओ अपने पति के साथ, और उसको बनाने का तरीका यही है कि शुरू में उनके साथ पहले बॉन्ड बनाने के लिए जैसे वो चाहते हैं या जो उनकी नज़र में ठीक हो टेक्निकली वो काम करो, है ना। उन्हें बता दो कि आपको ये गलत लग रहा है, लेकिन हाँ मैं कर दूंगी क्योंकि आप चाहते हो, ये कह के करो। नेक्स्ट, हेलो दीदी, आई एम 51 ईयर ओल्ड, मेरा एक बेटा है, वो भी बड़ा हो गया है। हस्बैंड के शादी के 1 साल बाद अफेयर हो गया। ये बात उस लड़की ने ही मुझे फ़ोन करके बताई। बहुत ड्रामा हुआ क्योंकि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन डेस्टिनी प्लेड अ रोल एंड ही वेंट अवे। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। माई का फैमिली वेल टू डू है, मैं जॉब करती हूँ। मुझे अच्छे से बताना कि मुझे किस बात पर ध्यान देना चाहिए, हर जगह रिश्ते खोखले लगते हैं। 51 ईयर ओल्ड हो, आपने ऑलमोस्ट ज़िंदगी देख ली है, अकेले काट ली है, यू आर ऑलरेडी अ स्ट्रॉन्ग वुमन, है ना। तो आपने अपनी अभी तक की ज़िंदगी इतनी खूबसूरती से अकेले अपनी जिम्मेदारियां निभा के कर ली, तो सॉर्टेड हो आप ऑलरेडी। अब ये है कि अब आपको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। देखो 51 ईयर ओल्ड हो, है ना, तो एक तो अपनी बॉडी पे ध्यान दो, क्योंकि अब बीमारियां घेरनी शुरू कर देती हैं। जब भी हमारा दशक चेंज होता है, 30 पे कुछ चेंज आएंगे, फिर 40 पे, फिर 50 पे। एक तो अपनी शरीर का ध्यान रखना, जो भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो उसे लाइटली मत लेना, स्टार्टिंग में ही क्योर कर लो हर हेल्थ प्रॉब्लम को, तो ज़्यादा सही रहता है। खाने पीने में अगर अपना कुछ लग रहा है कि ये चीज़ नुकसान दे रही है, उस पर कंट्रोल कर लो। जो अच्छा लग रहा है लेकिन नुकसान दे रहा है उसे मत खाओ, ठीक। सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखो बढ़ती एज हो या छोटी एज हो, हमेशा जब तक आपका शरीर सब कुछ सही से चल रहा है ना, आप ज़िंदगी जी पाओगे, किसी पर बोझ नहीं बनोगे, अच्छे लगोगे लोगों को। लेकिन जिस दिन आप टिक जाते हो, आपकी बॉडी में परेशानी है ना, तो आप सुख को एंजॉय कर पाओगे ना, अपने दुख को दूर हटा पाओगे ना, किसी के सुख दुख में खड़े हो पाओगे, तो आप फिर बनने लगते हो बोझ। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी अपना बॉडी होनी चाहिए कि मुझे फिट रहना है। जिम ज्वाइन करो, 51 इज़ नथिंग। जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, जैसे भी हो, फिजिकली एक्टिव और फिट रहो। दूसरी चीज़, अपना ही फाइनेंशियल कंडीशन को बिल्कुल सिक्योर लेके चलो कि कल को आप काम करने की कंडीशन में रहें या ना रहें, आपका जो मंथली फ्लो है कि आना ही आना है इतना पैसा महीने का, उसका इंतज़ाम करके रखो कि भाई इतना मेरा पैसा खर्चे लायक आ जाएगा। ये 2 चीज़ें करो, बाकी आपका बेटा है, कल को उसकी अपनी लाइफ होगी, सब कुछ अच्छा रहा, क्या पता आप उनके साथ भी रहो, सही से भी रहो, तो कट गई ऑलमोस्ट क्रूशल साल आपने बिता लिए। नेक्स्ट, मेरा हस्बैंड बोलते हैं मैं परफेक्ट हूँ, जबकि बिल्कुल नहीं है, कैसे जवाब दूँ। गिनवा दो उनकी कमियाँ, सिंपल, प्रूव करो कि आप परफेक्ट नहीं हो। नेक्स्ट कमेंट, अधूरा रह गया था, दोनों की जॉब है, 60% लोन में जा रही है, 40 में खर्चा चलता है। मेरे हस्बैंड के घर वाले रिश्तेदार भी पीछा नहीं छोड़ते, उनको जो बचता है सब दे देते हैं, फिर चाहे मंथ के एंड में हम कितने भी परेशान होते रहें। दूसरों से उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, लेकिन मेरे पति को समझ में नहीं आता कि उनके रिश्तेदार और घर वाले उनको पागल बना रहे हैं, और जब मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो उल्टा मुझसे ही लड़ते हैं, वह गालियाँ निकालते हैं। घर मेरे नाम है, इसलिए मेरी पूरी पेमेंट और मोस्ट किस्त में चली जाती है। मेरी पेमेंट प्लस थोड़ा सा उनके पेमेंट मिलाकर घर की किस्त जा रही है। जवाब मेरा अब भी वही है, जब आपका खर्चा फिक्स हो गया है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो अपनी अर्निंग बढ़ाने पे ध्यान दो। अब आपकी पूरी सैलरी जा रही है, आप ही कर लो कोई साइड हसल, तो अपने खर्चों के लिए बचाओ। हस्बैंड को जैसे टोकती रहो, लेकिन लड़ाइयाँ अवॉइड ही करो,
जिसे सुनना होता है वो 2-4 बार में सुन लेता है, लेकिन रोज़ की लड़ाइयों से कलह होगी घर में, कुछ अच्छा नहीं होगा, है ना। तो फाइंड अनदर वे कि भाई पैसे, कुछ 4 पैसे घर में आए, आप अब उस तरफ ध्यान दो, जो नेगेटिव है उस तरफ मत दो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी सास बहुत ओवर स्मार्ट है, घर के सारे काम मैं करती हूँ और क्रेडिट वह ले लेती है, दूसरों को ऐसे जताती है जैसे सारा काम वही करती है और मुझे तो पलकों पर बिठा कर रखा हो। मेरा एक बेबी है, ना ही उसको देखती है ना उसका ख्याल रखती है, घर का काम और बच्चा सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, इसके बाद भी कहती है कि मैं कुछ करती ही नहीं। उनकी बेटियों को या कोई आता है तो बात है ऐसी बताती है जैसे सब कुछ इन्होंने संभाल रखा है। दूसरी बात, जब मैं काम करती हूँ ना तो फिर उसका कहते हैं ऐसे कर लो या वैसे कर लो, और बाद में बताती है कि मैंने कहा था जब उसने किया, जबकि मेरे काम को हो जाने के बाद वह उसे काम को करने के लिए कहती हैं। ये मैं कर रही होती हूँ, वह कब तक कहती है, और जब मैं बोल दूँ कि मम्मी मैंने कर दिया तो फिर कहती है हमें तो कहा था जब तो किया है। बहुत गुस्सा आता है दी, लेकिन ना ही कुछ कर पाती हूँ ना ही कुछ कह पाती हूँ। प्लीज़ सजेस्ट करिए इनके साथ मैं कैसे डील करूँ। नंदों से भी कहती हैं सब कुछ ना नहीं संभाल रखा है, मैंने ही लिखा होगा। वो लोग भी कहती हैं कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, फिर मम्मी ना बोले कहने को तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक सिंपल हिसाब बताऊँ, जो आपकी सास कहती हैं उसको सच कर दो। आप कुछ नहीं करती, उन्होंने सब संभाल रखा है, इस बात को सच कर दो। आप सच में कुछ मत करो, बैठ जाओ। जब काम नहीं होगा अपने आप सबको पता लग जाएगा कि हु वाज डूइंग इट ऑल दैट। नेक्स्ट, मम्मा प्लीज़ हेल्प। मामा मेरे को कह रही हूँ मैम, मैम प्लीज़ हेल्प, लव मैरिज सुनकर डर लग गया। मैं एससी कास्ट से, वो जनरल फैमिली से, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, घर से इंडिपेंडेंट नहीं, बीटीसी सीटेट टेट सब पास हो गया। उसके पापा गवर्नमेंट हैं और वो प्राइवेट, कोई लैंड नहीं, घर बहुत छोटा है, मैं तो पीछे ही हटा रही हूँ। वो लगा पड़ा है शादी के लिए, मुझे लग रहा है मेरी लाइफ झंड हो गई। वो बोलता है मम्मी पापा की सेवा करना, घर संभालना, एक ही लड़का हूँ मैं, अपने घर का मुझे क्लियरली नहीं मिल रही। जब इतना कन्फ्यूजन हो ना तो नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह। पीछे पड़ा है, उसको पीछे हटाने के 10 तरीके होते हैं, ठीक है ना। अपने घर में बता दो जो कुछ भी है भैया नहीं, और बजाय सीन करने के जब रिलेशन है सीधे कह दो कि जो लाइफ तुम चाह रहे हो वैसी में नहीं जी पाऊंगी। और ये अच्छा है कि शुरू में बता रहा है, आपके पास ऑप्शन तो है, फेरे पड़ने के बाद कहता तो सिंपल प्रैक्टिकली मना कर दो कि मुझे इसमें फ्यूचर नहीं लग रहा, मैं ऐसी शादी नहीं करूँगी, भले मैं किसी से भी ना करूँ। स्टार्टिंग में ये कह के मना करो। नेक्स्ट, हेलो दी, आपकी इनफर्टिलिटी वीडियो देख के मैं बहुत मोटिवेट हुई, इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो गई। थैंक यू दी, आप मेरे बागबान के बराबर हैं, मैंने कंसीव कर लिया, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जब मेरा बाबू इस दुनिया में आएगा मैं उसकी फ़ोटो सेंड करूँगी, आप उसको आशीर्वाद देना, वो आपके जैसा बने। वाह। आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करना अपना रियल नेम, यहाँ पे तो आपके शायद चैनल नेम आ रहा है, एंड मतलब मैं देख लूँगी, थोड़े मतलब बता देना, इसका थोड़ा रेफरेंस दे देना कि मैं वो हूँ, तो मैं उसको प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में डाल लूँगी। बहुत सारे हो गए, मतलब मुझे लग रहा 6 लोगों के कमेंट आ चुके जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे थे एंड उनकी प्रॉब्लम भगवान ने दूर कर दी। ये तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग क्रेडिट मुझे दे रहे हो, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि उस चीज़ से गुजर चुकी। जीते जी नर्क है जब आप चाह रहे हो कि बेबी हो जाए और वो होए ना। नेक्स्ट, मेरे बच्चे नहीं हैं, घर वाले बच्चा भी अडॉप्ट नहीं करने देना चाहते, टेंशन में रहती हूँ, बुढ़ापे में दुख सुख में कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी किसे देंगे, क्योंकि बच्चा तो किसी का या रिश्तेदारी का ले तक नहीं सकते, 50+ हूँ। कोई बात नहीं यार, अब आप 50+ हो, जब पूरी ज़िंदगी कट गई, नहीं माने घर वाले, अब मत रहो, क्योंकि उन माँ बाप को देख लो ना जिनके माँ बाप होते हुए भी, बच्चे होते हुए भी सब अकेले अकेले रह रहे हैं। अब कट गई आपकी, अब बच्चे पालने की उम्र नहीं है 50+ में। अब इस चीज़ से बाहर आ जाओ, जो भगवान ने आपकी नियति लिख दी अब उसे एक्सेप्ट करके अब ये देखो कि अब आगे की ज़िंदगी हमें अकेले काटनी है, तो उसके लिए आपको अपने शरीर और पैसे की ज़रूरत होगी, उसको मेंटेन रख लो। दोनों चीज़ें ठीक होंगी, करने वाले आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी बड़ी बहन और बड़ी भाभी की 3 साल पहले लड़ाई हुई थी, तब से दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद है। भैया भाभी मुझे पूरा सामान लेना देना करते हैं। अब बहन ने अपने बेटे की सगाई में
भाई भाभी को नहीं बुला रही है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं अकेले नहीं जाना चाहती, सगाई लखनऊ में है, क्या करूं प्लीज़ बताइए। देखो उन दोनों का जो है ना वो एक अलग इक्वेशन है, आपका एक अलग इक्वेशन है। अब आप उन्हें फोर्स करें कि आप भी चलें या उन्हें फोर्स करें कि आप भी बुलाएं, ये टेक्निकली गलत है। आपका दोनों जगह है, आपको वहाँ से बुलाया है, आप अकेले जाओ, ठीक है। सही तो ये है। आपके व्लॉग में मैंने सुना कि सास अपनी बहू पे चोरी का इल्ज़ाम लगाती है, मेरी सास की भी यही हरकत है। हम साल में 1-2 बार उनके घर जाते हैं, पूरी रिश्तेदारी में शोर मचाती है कि ये गुमा गया, वो गुम हो गया, ये आई थी पहले नहीं हुआ। ऐसे मैं डायरेक्टली उन्हें कन्फ्रंट करती हूँ तो कभी कहती है तुमसे चेक कर रही हूँ, मेड ने तो नहीं उठाया, फिर इसी बात को शोर मचाती है कि देखो मुझे जवाब देती है। कभी कोई चीज़ मिल जाए तो हस्बैंड के सामने कहती है बुढ़ी हूँ, भूल जाती हूँ रख कर। उनकी नौटंकी सब लोग जानते हैं, फिर भी अपनी तरफ से हमारी कोई फालतू में बिना बात कहे हमारे निर्दोष होते हुए निंदा करे तो अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड अपनी माँ का नेचर जानते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। अगर हम ससुराल ना जाएं तो भी 10 बार हमें फ़ोन करके बुलाते रहते हैं, और जब जाते हैं तो ऐसे स्वागत करते हैं कैसे डील करें सिचुएशन में। जस्ट एक सब्र की गोली सटक लो, सटकना ही कहेंगे कि भाई होएगा ये और मुझे नहीं करना है। बस एक बार अपने मन में ये मंत्र सा पाठ करके और तब जाया करो, और जो वहाँ पे आपको दिन बिताने हैं उस गोली को मुंह में रख के ही दबाओ कि भैया नहीं करना। एक होता है ना, मतलब ये मुझे आ गया, मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि कोई बंदा है और मुझे पता है कि वो इन पैटर्न है उसका, एक उसी तरीके से वो बिहेव करेगा। तो जब मुझे पता है कि उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना ही है, डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो मैं वो ही कहना एक दिमाग में वो कर लेती हूँ, एक सब्र की गोली कि भाई नहीं। तो अगर आपके मुंह में च्युइंगम हो एंड आप बोलने की कोशिश करोगे, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो आप चबाते रहोगे। सेम चीज़ है कि ठीक है आपको पता है कि यार ये होने वाला है, एंड जस्ट मंत्र वाली मशीन ले लो, नहीं तो अपना ओम नमो नारायण है। आपको मतलब वो टाइम काटना है, सेकंड अपने हिसाब से ही बीत रहे हैं, घड़ी उसी हिसाब से चल रही है, टाइम है क्रूशल है, निकल जाएगा एंड आप अपने राजी खुशी अपने घर गृहस्थी में वापस, ठीक है ना। तो जिस चीज़ को आपने ट्राई कर लिया हल करने का, कोशिश कर ली, गुड थिंग, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, अब उन्हें उनका हाल पे छोड़ दो। हमारी जिम्मेदारी नहीं है पूरी दुनिया को सुधारने की। कोई पागल है तो अपने पागलपन के साथ एंजॉय करें। अब हमें झेलना है तो ठीक है, हम जाएंगे झेलेंगे, एंड ऐसे झेलेंगे कि हम पे वो असर ना आए, वो पॉजिटिविटी का घेरा साथ में लेके चलो। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मुझे आपसे हेल्प चाहिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट, दी मुझे हस्बैंड के पास अप्रैल से न्यू सिटी में शिफ्ट होना है, पूरे 2 साल बाद मैं इनके साथ रहूँगी, लेकिन अपनी सिटी छूटने का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत दुखी रहने लगी हूँ कि आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं खुशी खुशी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकूँ, प्लीज़ रिप्लाई। बहुत आसान है यार, क्या रखा है शहर में। आप कौन सा शहर में रोज़ बाहर जाती हैं, मार्केट जाती होंगी, रेस्टोरेंट जाती होंगी, सिनेमा हॉल जाती होंगी, पार्क जाती होंगी, सब शहरों में होते हैं। इट्स ऑल इन योर माइंड कि मेरा शहर एंड ऑल दैट। और लड़कियां तो यार बनी होती हैं उस तरीके से कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि ससुराल जाना है, दूसरे घर जाना है, वो तो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती है नई जगह जाके, उनकी मिट्टी में है क्या ना ये चीज़। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, खुशी खुशी जाओ कि मैं तो नए शहर जा रही हूँ, मज़े करना, वहाँ पे भी सब कुछ है। हर शहर में, हर शहर की एक ना एक खास बात है, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब शहरों में एक सी हैं। तो मज़े से जाओ और इन्जॉय करो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं सुनीता, मेरे 2 नंदे हैं और काम नहीं करती, ससुराल टिकती नहीं काम की वजह से, और मैं किसी को बुलाती हूँ काम में हेल्प के लिए तो उसे भी अपनी तरफ कर लेती हैं, तब मुझे ही करना पड़ता है। मेरे सास ससुर बेटी की तरफ से ही मुझे गलत बोलते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, आप हेल्प करिए प्लीज़। जब वो आती हैं ना तो आपका काम बढ़ता होगा, ठीक है, लेकिन काम को ना तरीके से बढ़ाओ। आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हो, अभी 4 आलू बना रहे थे, अब 8 बनाने हैं, केवल चॉपिंग का टाइम बढ़ा दिया। कोई एक्स्ट्रा डिश बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल आपका रूटीन है आप उसी को करो, सिर्फ खाने की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम उसमें जाएगा। बर्तन थोड़े और 4 ज़्यादा होंगे, अगर मेड वगैरह लग रही है ठीक, नहीं लग रही है तो वो है, ठीक है। पहले उसे जज्ब करना शुरू करो, ये नहीं कि हम तो मेहमान आए हैं जी ये बनाओ वो बनाओ, भैया जो नॉर्मल बनता है वो बनाएंगे। हेलो दी, टीनेज गर्ल्स को समझाओ प्लीज़, मैंने अपनी बेटी को इस वीडियो में जो फर्स्ट कमेंट था दिखाया, वो भी ऐसी गलती कर रही थी, प्लीज़ अब ये मत कि मैं अभी इस फेज से नहीं गुजरी, आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो, प्लीज़ गाइड आवर डॉटर्स। देखो
डॉटर्स को गाइड करना ना, ये ऐसा नहीं है कि सब बेटियों के लिए एक ही बात होती है। और प्लस जो हमारे ज़माने में था, अभी मैं एक दो मैंने वेब सीरीज देखी पिछले दिनों में, जब भी वीडियो नहीं जा रही थी, सब कुछ है कि कुछ काम कम हो गया था, और अब भी एक आध चल रही है इस टाइम पे। मतलब मैं खुद, मेरे एग्जैक्ट शब्द में बताऊंगी, हो सकता है आपको बुरे लगे, लेकिन मैंने सच में, मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहे थे कि यार ये चल क्या रहा है। मतलब लड़कियां इतनी ज्यादा मतलब गलत दिशा में जा रही हैं कि लड़के तो उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। अब भगवान जाने कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो, भाई मैं भगवान की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे आसपास लड़कियां मुझे दिख रही हैं, मेरे रिश्ते में जो हैं, है ना, मेरे नंद की बेटियां हैं, या मेरे देवर की बेटी है, या मेरे और रिश्तेदारों में है, या मेरे फ्रेंड के बच्चे हैं, यार वो नहीं है ऐसे। या तो टीवी में जो दिखा रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ के बच्चे दिखा रहे हैं क्या है, लेकिन कोई सीमा ही नहीं है। मतलब कोई चीज ही नहीं है, सही गलत के बीच में लाइन ही नहीं खींच रखी उन लोगों ने, कुछ भी कर रहे हैं वो, और इतनी छोटी एज से सब कुछ शुरू हो रहा है। तो मुझे खुद वो रहता है कि पता नहीं यार, बच्चे हम लोग कैसे पालें कि, मतलब एक एज होती है यार, बच्चा समझदार होएगा, कुछ डिसीजन लेने लायक होएगा, तब उससे एक दो गलती होती हैं तो चलो बीइंग अ माँ बाप हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। यहाँ तो रवैया ही कुछ और चल रहा है। तो भैया लड़कियों को, अब तो लड़कों को भी कहना चाहिए, लेकिन लड़कियों को हमेशा ये ध्यान रखो, तुम कीमती हो। सीधी सी बात मैं बोलूं तो अगर कुछ गड़बड़ होती है किसी चीज के साथ, आप मान लो किसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हो, कुछ गलती होती है, सब कुछ होता है, हम क्या कर रहे हैं कि हम बराबर हैं, हम बराबर हैं, हम बराबर हैं। तुम कैसे बराबर हो? अगर कुछ हुआ तो माँ तुम बनोगी, बच्चा तुम्हारे पेट में होगा, लड़के के पेट में तो नहीं आएगा ना। तो प्राकृतिक रूप से ही लड़कियां अलग अलग होते हैं भाई, हम बराबर हैं, हम सेम हैं, ये लॉजिक ही गलत है। आप आईक्यू में बराबरी कर सकते हो, है ना, आप इस चीज में बराबरी कर सकते हो कि कुछ क्रिएटिव चीज है, कोई फर्क नहीं है, लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, ठीक है ना। आप इस चीज में बराबर, कोई कहे फिजिकली आप बराबर हो, कहाँ से बराबर हो? अरे कुछ परसेंट लड़कियां कोई बॉडी बिल्डर बन गई, या किसी ने ट्रेनिंग कर ली, वो आर्मी में चली गई, या कुछ और है, ये कितने परसेंट है? यूजुअली औरतों का जो एक पैटर्न है, या यूजुअली जो लड़कों का एक पैटर्न है, उन्हें हमें तो प्रकृति ने ही अलग बनाया है। उनकी डेट आ रही है क्या? हमारी आ रही है ना। वो इतना इमोशनल ट्रॉमा झेल सकते हैं जितना औरतें झेल लेती हैं, औरतें झेल लेती हैं, लेकिन वो टूट जाते हैं। हम लोग लड़का लड़की प्रैक्टिकली प्रकृति ने ही अलग अलग उनको बनाया है, लेकिन दोनों को इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक साथ मिलकर एक दूसरे को पूरा कर देते हैं। तो ये केवल फिजिकली बात नहीं है, मेंटली इमोशनली, जो इसमें नहीं है वो इसमें डाला, जो इसमें नहीं है वो इसमें डाला, एंड दोनों का पेयर बन गया, एंड एक अच्छा सा कपल रेडी हो गया। तो भैया लड़कियों को सबसे पहले तो मुझे लगता है बीइंग अ पेरेंट हमें सिखाना चाहिए, और बीइंग अ लड़की, अगर कोई लड़की सुन रही है तो ये बिल्कुल अपने गांठ बांध लो कि लड़का लड़की एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीके से ही पाली जाती हैं, तो ज्यादा अच्छे से वो अपनी ड्यूटीज आगे आने वाले जीवन में परफॉर्म कर पाएंगी। क्योंकि वी लिव इन इंडिया, नॉट इन फॉरेन कंट्रीज। कितना भी पढ़ ले लिख ले, कितने भी करोड़पति हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो वहीं पर स्टक रहेंगी, एंड वो कहीं ना कहीं टेक्निकली जाके लगती भी ठीक है कि सही था यार, इतना ठीक है। तो वो हिसाब है एक, वो बने रहना चाहिए। अब हम उनको अल्फा मेल या अल्फा फीमेल के नाम पे जाके तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पतन ही हो रहा है, उस चीज से कुछ हासिल नहीं हो रहा, है ना। तो भैया लड़कियां थोड़ा सा समझ के चल लो इस चीज को कि बराबरी करो, कमाई में करो, आईक्यू में करो, होशियारी में करो, बहादुरी में करो, लेकिन केवल इस चीज में बराबरी करने के लिए आप सारे गलत काम करना शुरू कर दो कि आप सिगरेट पी रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो, आप ड्रिंक करना शुरू कर रहे हो, आप शादी से पहले सेक्स कर रहे हो, ये सारी चीजें, ये आजादी नहीं है, ये अपनी बैंड खुद बजाने के लिए आप समझ लो तैयारी कर रहे हो, एक आजादी के नाम पे कि हम भी करके देखेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते। केवल एक ये कर, अपने प्रश्न का जवाब देने के लिए आप अपनी बैंड बजा रहे हो। ये चीजें कहीं किसी को नहीं लेके जाती, ना लड़कों को ना लड़कियों को। सिर्फ एक आत्मसंतुष्टि आपको लग रहा है कि हाँ जी हमने बहुत, हम अल्फा फीमेल बन गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं होना अल्फा फीमेल बन के। एट द एंड कुछ साल बाद
सिवाय रिग्रेट के कुछ हाथ नहीं लगना। उससे बढ़िया ये है कि अपना बराबरी करनी है, पढ़ाई में करो, पढ़ लिख के कामयाब बनो, बराबर कमाओ, ड्राइविंग सीखो, हर चीज में उस तरीके से रहो कि हाँ आपको सर्वाइवल के लिए किसी मर्द की जरूरत है, ऐसा नहीं है। ये है बराबरी, ये है आधुनिकता। तो काबिल बनो। ये नहीं है कि घर के चूल्हे चौके में या कहीं बाहर निकलने के लिए नहीं जी को चाहिए ही चाहिए। स्ट्रांग बनो, सेल्फ डिफेंस सीखो, ये चीजें हैं आधुनिकता। यहाँ है बराबरी, यहाँ करो मजबूती अपने आप में। तो वो है मुझे लगता है असली वुमन एम्पावरमेंट। ये सब बुरी आदतें करना, अधनंगा बदल लेके घूमना, ये कोई वुमन एम्पावरमेंट नहीं है। हम कहने को, खुश होने को कह कुछ भी लें। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड के सपने बहुत बड़े हैं। हमारी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह रही है, पर अब तो स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि घर खर्च में वो 8-9 हजार भी लड़के देते हैं। क्रेडिट कार्ड के बिल चलते ही रहते हैं। मैंने कई बार समझाया, कोशिश की, पर आगे आगे खर्चा करते रहते हैं। कभी जैम, कभी शेयर मार्केट, कभी बैट, कभी कोई और काम। मेरा 19 साल का बेटा है, मैं बहुत परेशान हूँ। इमोशनल भी कोई सपोर्ट नहीं, तनख्वाह खूब है पर लोन है, ऊपर से सब हर बार लड़ाई के कारण हो जाता है, साथ नहीं रहते। हम क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसे इंसान के साथ बितानी है जिंदगी तो सीधी सी बात है भैया, उसने जब सारी जिंदगी ऐसे निकाली तो वो आगे भी निकालेगा। ऐसी लाइफ में आपको या आपके बेटे को कुछ अर्निंग अगर अपनी कर रहे होगे तो आपका जीवन कट जाएगा। जिसे करना होता है ना, ये आदतें जो आप बता रहे हो ना, ये नहीं छूटती, बुढ़ापे तक नहीं छूटती। तो अगर आपको ढंग की जिंदगी जीनी है तो खुद के पैसे कमाने पड़ेंगे। उनके ऊपर रहोगे तो जैसे अब कट रही है वैसे ही कटेगी। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरे 2 बेटे हैं, एक 19 साल का, एक 17 साल का। दोनों मेरे घर के किसी काम में हेल्प नहीं करते। मैं उन्हें कैसे मोटिवेट करूं कि वह मेरे घर के काम में हेल्प करें? उनके काम करना छोड़ दो, अपने आप करने लगेंगे, अपना करेंगे। भैया आपके ऊपर एक टैग आएगा कि मम्मी कितनी बुरी है। इट्स ओके, बस इतना करना, छोड़ दो उनके काम करना, अपने आप करना शुरू कर देंगे। मैम, हम अगर पुरानी पर अच्छी साड़ी पहन के फंक्शन में जाएं और कोई ऐसे कहे कि इसकी तो साड़ी लेना मुझे सिखाना पड़ेगा इसको, तो क्या रिप्लाई करना चाहिए? और जब ये बात डायरेक्ट आपके सामने नहीं की पर आपके क्लोज्ड वन के सामने की उसने, तो रिप्लाई दें मेरी तरफ से, तो क्या मुझे भी वो मिले तो कुछ कहना चाहिए? देखो, ऐसे में ना मूड होता है। शादी मुझे अभी अभी 2 निपटी हैं। शादी मतलब बुद्धिहीनों को कुछ ना कुछ, वो ये नहीं देखते किसी के घर का फंक्शन चल रहा है ना। मान लो किसी ने मुझे कुछ चुभती हुई बात कही, मैंने भी कह दी। हो सकता है मैंने उसके टोन में कही और हो सकता है मेरा मूड किसी और बात पे उखड़ा हुआ, मैंने उससे 2 बातें और फालतू कह दी। अब उसको और गुस्सा आ गया, फिर उसने और बोली, मैंने और उसकी बैंड बजा दी। हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। हम आपस में लगे हुए हैं अपने रीजंस पे। माहौल किसका खराब हो रहा है? किसी और के घर की शादी का। लोग देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है। बेइज्जती किसकी हो रही है? मेरी हो रही है, भले शुरू उसने कर दिया, ठीक। लेकिन अगर हमारा मूड ठीक है तो बेस्ट क्या होता है, मतलब जो मैंने किया है एग्जैक्टली बता रही हूँ अभी रिसेंटली दिनों में, कि सामने से कुछ आया, मेरे को लगा कि व्हाट, मतलब मेरे को लगा एग्जैक्टली मेरा रिएक्शन ये था कि मतलब अच्छा ऐसे आ रहे हो तो। लेकिन फिर मैंने चूज करा कि मुझे नहीं देना है रिएक्शन, एंड आई जस्ट बैक ऑफ। मैं वहां तुरंत पलट गई हूँ, वहीं से वहीं ऐसे घूम गई, बिना ये बोले कि अच्छा ठीक है चलो मैं चलती हूँ। इतना भी नहीं मैंने शिष्टाचार के उस पर करा। यानी कि सामने वाले को मैसेज मिल गया कि आई डोंट लाइक जो तुमने बोला, ठीक है, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं देना, ये मेरी चॉइस है। तो एक तरीका ये है, क्योंकि मेरा मूड नहीं है, ठीक। और मुझे दूसरी बात ये पता है कि इतने सारे काम हैं जो मुझे दिमाग से ही करने होते हैं, कि मेरे दिमाग में उतनी जगह नहीं है कि मैं अब इसको मैं 1-1.5 घंटा या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हुई तो एक रात, जिस रात वो हुई है चीज, उससे बाद में मैं अगले दिन तक उसको सोचूंगी या कुछ करूंगी, वो अलग हो जाएगा एंड मैं अपने काम में दोबारा लग जाऊंगी। लेकिन हाँ, अगर मैंने उसको जवाब दिया या कुछ दिया तो वो शायद 1 दिन के बजाय 3 दिन 4 दिन, एंड फिर मुझे आजीवन याद रहेगा कि हाँ एक बार ये किस्सा ऐसा हुआ था। उन्हीं किस्सों के बेस पे तो मैं आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। उसके बजाय पे भाई यही है कि आपका मूड है। देखो, अगर आपको लग रहा है बुरा, किसी ने नहीं रोका, बजाओ बैंड,
आपको लग रहा है कि यहाँ एनर्जी वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, किसी ने नहीं रोका, भौंकने दो जो भौंक रहा है, ठीक है। 2 मिनट को बुरा लगा, 5 मिनट को बुरा लगा, बैक ऑफ, चले जाओ, अपने आप को वहाँ से हटा दो, नेगेटिविटी है रिमूव कर दो अपनी लाइफ से। तो आपके मूड पे है। जो मैं अपना पर्सनल, मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना आप लोगों की, जो भी आप बताते हो यहाँ पे, भगवान वो है मेरे साक्षी कि मैं अपने आप को आपका क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उस कंडीशन में एज्यूम करती हूँ कि अगर मैं वहां हूं तो मैं क्या करूंगी एग्जैक्ट, और मैं अपनी समझ से सिर्फ वही आपको बता देती हूँ कि भाई ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो तो ये करके देख लो, ठीक है। और 99.99% सब यही आ रहा रिस्पॉन्स कि हाँ दीदी आपकी सलाह काम कर गई, ठीक है। तो मेरा उससे भी मेरे को सही मेरे को जा रहा है कि ठीक जा रही हूँ मैं, यानी कि ये तरीका ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन जो आपकी वाली अब बता रहे हो ना, कंप्लीटली अपने मूड के ऊपर डिपेंड करो। अगर आपका मूड है, बजाओ बैंड, लगाओ लंका, कर दो उनका धूम तन। आपको नहीं पढ़ना पचड़ों में, गाने दो से गाने, जाओ अपने स्नैक्स एंजॉय करो, खाना खाओ, मीठा खाओ, रसगुल्ले खाओ, मजे करो, डीजे पे डांस करो, आ जाओ। इसको साड़ी लेनी मुझे सिखानी पड़ेगी, सिखाएगी क्यों, तो दिलवाई दे, बस बोलने को तो बस इतना ही बोलना है, अभी बज जाएगी उसकी बैंड। लेकिन कई बार लगता है कि क्या ही करना है, बेअक्ल आदमी, अब चला गया बोल के, बात खत्म। नेक्स्ट, प्लीज रिप्लाई, मेरे हस्बैंड एक हाईली इंट्रोवर्ट है, मेरे घर वालों को पसंद नहीं करते, वैसे तो अच्छे हैं, बस यही अच्छा है उनके बारे में, बट मेरे पे विश्वास नहीं करते, बेटी के रिश्ते से निकालने का मन नहीं करता, वैसे कैलिबर है, बहुत कुछ नहीं कमाते, सिर्फ बातें करते हैं, क्या करूं, सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं खुद एजुकेटेड हूं, बट एक फियर है कि लड़की को अकेले एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगी या नहीं। यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, ऑप्टिमिस्टिक हूं। हाँ तो करो, मतलब आपको उनसे इतनी भी शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ वो उतने भी अच्छे नहीं है कि आप खुश रह लो, ये चीज है। तो देखो इसमें ना पॉजिटिव रह के उनमें सुधार की गुंजाइश है। बाकी आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो गाड़ी का अगर एक पहिया बिल्कुल सही चल रहा है और दूसरा नॉर्मल भी चल रहा है ना, तो चल जाती है गाड़ी। तो अभी रिश्ते के बारे में मत सोचो कि अकेले रहूंगी ये वो, फिलहाल जो है उसको कैसे सुधार सकती हो, धीमी दिशा से चलो, लेकिन उस पर ही काम करो। नेक्स्ट, मैम अगर हस्बैंड की अपब्रिंगिंग रिच रही हो और मेरी फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंट बैकग्राउंड से हो तो वैल्यू क्लैश होना नॉर्मल है, बिल्कुल। अब हम सेम पोजीशन पर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पर उन्हें स्टेटस और रिच सर्कल पसंद है और मुझे सिंप्लिसिटी, सबको रिस्पेक्ट देना इंपॉर्टेंट लगता है। उनका फाइनेंशियली वीक लोगों को कम समझना मुझे ठीक नहीं लगता। इशू पैसा नहीं, सोच और वैल्यूज का डिफरेंस है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, प्लीज गाइड। देखो दोनों चीजें साथ हो सकती हैं, पहली चीज। अब ये भी एक बात है, देखो हमारे बीच में भी हो चुकी, ये शुरू से मेरे ससुर जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो इनके घर में पैसे ठीक ठाक रहे, और जिस टाइम बचपन था थोड़ी क्राइसिस रहे हैं इनके, लेकिन बड़े होने तक और जिस टाइम शादी हुई है हमारे आगे ये लोग अमीर थे। और मैं जहां से आई थी, मैंने अपनी शादी का दहेज भी कहना चाहिए 1-1 रुपया कर करके मैंने और मेरे भाई ने जोड़ा था, कैसे कैसे। पहले उनकी शादी करी भैया की, उसके बाद फिर मेरी शादी के लिए हम लोग पैसे जोड़ रहे हैं। तो हमारी हालत थी टाइट, है ना। तो जो मेरे अपने पर्सनल खर्चे के लिए शादी में मैंने अपने पैसे जो मेरे लिए तय हुए थे ना, कितने पैसे दुल्हन के खर्चे के लिए, मैं उसमें से भी बचा के दे के आई थी अपने भाई को। कम से कम चीजों में अपना मेकअप, ज्वेलरी सब बिल्कुल लो क्लास का, कम से कम में जो मिल जाए वो कर करा के, ठीक। तो वैल्यूज थी अलग अलग। अब मेरे से वही है कि मेरे से 100, 200, 300 की चीज खरीदने में मेरा दम निकले, और ये खड़े से 4-4, 5-5 हजार की चीज खरीद लें, तो था वो फर्क। लेकिन ये जो कह रहे हो ना कि कम पैसे वाले को कम आंकना, ये देखो जिसके घर में पैसा होता है ना, थोड़ा सा उसमें दम आ जाता है ना। लेकिन एक ये चीज होती है कि अगर आप दोनों चीजों को देख चुके, जैसे अब आपने अपना हम्बल बैकग्राउंड भी देख लिया, एंड अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपने अच्छी तनख्वाह भी देख ली, तो ऐसा आदमी क्या करेगा, अब वो अपना लेवल भी मेंटेन करेगा। सेम जो अब मेरी कंडीशन है कि हम एक लेवल भी मेंटेन करना जान गए। अब अगर हमें अमीर लोगों के साथ बैठा दिया जाए, हमें पता है कि वहां पे भी कैसे बिहेव करना है, लेकिन जो गरीब है, वहां के वेटर भी हैं, हम उनसे सॉफ्ट स्पोकन तरीके से बात कर लेंगे। हमारे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, इट डजेंट रिफ्लेक्ट अस, हम क्या कर रहे हैं वो हमारी चॉइस है। अब वो थोड़ा नहीं भी बोल रहे, उसका क्या करना है, आपको बीच में पॉइंट टू पॉइंट बताते जाना है, थोड़ा थोड़ा, मतलब उनके साथ बीच में डिस्कस करो कि देखो किसी का भी फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी है,
लेकिन हम उससे एक लिहाज से बात करें, ये हमारा स्टेटस दिखाता है, उसका नहीं दिखाता है ना। तो मैं तो ये सोच के अच्छे से बात कर लेती हूँ। आप इस तरीके से डिस्कस उनसे करते रहो। और सच में जो अच्छे रईस आदमी होते हैं ना, ढंग के, वो कभी भी मतलब देखो फर्क तो रहता है कि पैसे वाले की इज्जत ज्यादा करेंगे, कम पैसे वाले की कम करेंगे, लेकिन कम पैसे वाले की बेइज्जती नहीं करेंगे, इतना तो वो कर लेते हैं। तो आप अपना धर्म निभाओ, उन्हें अपना निभाने दो जैसे भी है, लेकिन उनको चेंज करने के लिए आप बीच बीच में डिस्कशन कर सकते हो, बातें कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जी इनका दोनों ही चीजें हो गई ना आपकी, कि उनकी अगर वो इंसल्ट करते हैं तो उन्हें आपको बात करके समझाना है ना, कि भाई हम अपना कर्मा क्यों खराब कर रहे हैं। कोई गरीब है अपनी हरकतों से है, चाहे भगवान की मर्जी से है, लेकिन हम जो है वो भी भगवान की मर्जी से ही है। तो एटलीस्ट हम उसे 4 पैसे नहीं दे सकते, लेकिन हम तरीके से बोल सकते हैं, इतना तो है। अब वैल्यूज एक दिन में चेंज नहीं होती, और अगर नहीं भी चेंज हो तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी, वो जैसे हैं वो वैसे रहेंगे। अब वो सोचें कि आप उनके जैसी बन जाओ, आप बन जाओगी, नहीं बन सकती ना। तो हर एक की अपनी मिट्टी होती है, वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। जस्ट एक्सेप्ट इट कि ठीक है वो ऐसे ही है। नेक्स्ट दी, प्लीज मेरे कमेंट का आंसर देना। मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बट वो 2 साल से अभी पॉलिटिक्स में चले गए, जिसकी वजह से उनको देर तक बाहर रहना पड़ता है। शाम को 7 या 8 बजे घर आते हैं। मेरा बेबी 1 साल का है, उसके साथ दिन भर मैं परेशान हो जाती हूँ। अपने पापा के पास खुश रहता है, बट वो तो बाहर ही रहते हैं। वो भी अपने बेबी से बहुत प्यार करते हैं, बट दी टाइम नहीं देते। इस चक्कर में मेरी रोज उनसे बहस होती है। मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं इससे हमारा रिश्ता कमजोर ना हो जाए। मैं क्या करूं, प्लीज जवाब दें। देखो अगर पॉलिटिक्स में गए हैं तो पावर मिलेगी, उसका बेनिफिट कल को आपके बच्चों को मिलेगा। बदले में अपने हस्बैंड का टाइम आपको बलिदान देना पड़ता है। ऐसे 2 लोग हैं मेरे सर्कल में जो राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, और उनकी पत्नियां अपने बच्चों को सिंगल हैंडेडली ही पाल रही हैं। कि वो रात को आपके तो 7-8 बजे, वो 1:30 2-2 बजे रोज आते हैं, एंड फिर सुबह चले गए, 2-2 3-3 दिन बाहर चले गए। तो वो बंदी अकेली ही पाल रही है अपने बच्चों को। लेकिन ये है कि इतना ही उसको भी समझा दिया था कि जब आते हैं तब क्वालिटी टाइम बिताओ, है ना। तो भाई अगर आदमी बाहर भी जा रहा है, कॉन्टेक्ट बना रहा है, सब कुछ है, कल को आपके बच्चों को सब कुछ पका पकाया मिलेगा। तो वो भी फैमिली के लिए कर रहे हैं। किसी को कुछ मिलता है, पति का टाइम मिल रहा है, लेकिन पैसा नहीं है, सोशल ताकत नहीं है, कहीं कोई सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपके पति का टाइम वहां खर्च हो रहा है, बदले में वो चीजें भी तो आपको मिलेंगी। तो ऐसे ही चलती है गृहस्थी भाई। नेक्स्ट डी, मैं जब कोई भी ऑनलाइन ऐप या कोई हॉल वीडियो देखती हूँ तो तुरंत शॉपिंग करनी स्टार्ट कर देती हूँ। एक बार मैं 3 से 4 हजार की शॉपिंग कर लेती हूँ कपड़ों की। स्पेशली मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे अपनी आदत छोड़ूं। फिर उनको संभालना रखना मुश्किल होता है, इवन याद करना भी कितने कपड़े हैं, और ऐसा मैं हर मंथ करती हूँ। देखो इसके 2 तरीके हैं। अगर आपकी इस शॉपिंग की वजह से आपका बजट गड़बड़ा रहा है, कि आपके पास पैसे हैं नहीं लेकिन आप कर देते हो, तो द सिंपल है, जस्ट अनइंस्टॉल ऑल द एप्स, खत्म। एक बार अपने माइंड को बोल दो कि मुझे कपड़े नहीं लेने हैं, तो आप नहीं लोगे। ऐसा नहीं है कि रुक नहीं सकता आदमी। लेकिन अगर सिर्फ मुद्दा यह है कि आपने ले लिया, आप इजीली खरीद सकती हो, उसमें सिंपल सा तरीका यह है कि जब आपने नए लिए, तो अगर आपके पास सेम कलर की पहले थी, तो आप उस टाइम पे अगर आप उसको नहीं पहन पा रहे हो, साल भर हो गया आपने रखे रखे, या 2 साल हो गए रखे रखे, तो आपने आप जब नहीं लिया ना, तो वो आपको देख के निकाल के, भले वो कितनी भी लग रही हो कि यार ये तो ठीक है, उसको किसी को दे दो, डोनेट कर दो, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली कपड़ों का एक रोटेशन चलता रहेगा, तो आप नए ले भी पाओगे, एंड आपको रखने की भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत वो होती है कि अरे इसमें इतने पैसे लगाए थे, अब ये तो मेरा उस दिन का है, ये मेरा वो है। आप सिंपल देखो कि अगर आपने साल भर तक वो कपड़ा नहीं पहना है ना, तो अब आप नहीं पहनोगे फिर उसे, ठीक। लेकिन अगर कोई कपड़ा ऐसा है जो 2-2 साल भी रखा रहा, कोई ब्लाउज ऐसा है, मेरे पास खुद ऐसे हैं कि वो रखे हैं 2-2 3-3 साल रखे हैं, लेकिन सडनली वो किसी चीज पे ऐसे मैच हुए कि जैसे बने ही उसके लिए थे, तो मैं वो कपड़े नहीं हटाती। अब मैं वो कैसे मैनेज करके रखूं, मैं रख लेती हूँ, और फिर याद रहता है कि हाँ मेरे पास उस कलर का ये चीज है, दुपट्टा है या ब्लाउज है या इस कलर की स्कर्ट है। तो अगर आप मिक्स एंड मैच करके उनको चाहे साल 2 साल में भी पहन पा रहे हो, आपको पता है आप कर लोगे, तो उन्हें रखो। अगर आपको पता है कि नहीं, मेरा नए आने के बाद पुराने पे हाथ रखने का मन ही नहीं करता, तो फिर वो कैसे ही लगे, आप एक बार उनको निकालो एंड सीधे डोनेट कर दो। तो तरीका फिर ये होता है। और अगर आपका बजट अलाउड नहीं करता, तो भैया सिंपल है कि नहीं लूंगी, इतना ही बोलना होता है, फिर नहीं लेते हम। नेक्स्ट, हेलो दी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिप्लाई जरूर दें। आपकी वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है और डिप्रेशन से बाहर भी आ गई हूँ।
दी आपने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं कुछ अर्न करूं तभी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं खुद भी चाहती हूं, लेकिन फैमिली बहुत पॉजिटिव है, जबरदस्ती गई तो बहुत कलेश होगा। अब मैं यूट्यूब करना चाहती हूँ, 3 साल पहले भी शुरू किया था, बट इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का चलते छोड़ना पड़ा। वहां मेरे 2000 सब्सक्राइबर भी थे, बट मैंने कोई पैसे अर्न नहीं किए। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है कैसे यूट्यूब चैनल बनाऊं, मोनेटाइज का प्रोसेस, और भी यूट्यूब के बारे में कहाँ से सीखूं जिससे अब की बार अर्न भी करूं। आपने किससे और कहाँ से सीखा था, प्लीज एक सेपरेट वीडियो बनाकर सारी चीजें बताइए। हम जैसे लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी, प्लीज दी। आपके सिवा मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आप जैसा बताएंगी मैं सेम वैसा ही यूट्यूब स्टार्ट करूंगी। मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 3 पसलियां मेरी टूटी थी। जस्टिफाई और ब्लेसिंग्स वाले चैनल पे आप जाके देखना, चैनल के पेज पे, उसमें स्टार्टिंग के वीडियोस में वीडियो मिल जाएगी कि 3 रिब्स फ्रैक्चर्ड और ऐसे में क्यों शुरू किया मैंने यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप उस वीडियो को सुन लेना, उसमें मैंने बता रखा है कि मैंने कैसे सीखा और क्या सीखा। मैंने सारा यूट्यूब से ही सीखा था, और कैलेंडर से मिला के 5 दिन मैं बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी, कुछ नहीं कर सकती थी मैं उस टाइम पे। तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया था एज अ ट्रेनिंग पीरियड, क्योंकि मेरा मन था कि मैं शुरू करूं। लेकिन इतनी बेसिक, देखो सबको दिमाग लगाना चाहिए कि कोई भी नया काम है, यूट्यूब कोई ऐसा तो है नहीं कि बस लिया और चला लिया। वीडियो बनाना, पोस्ट करना, काफी कुछ उसमें टेक्निकल चीजें होती हैं, तो पहले उसे सीख लो, उसके बाद चलाओ। शुरू करने में कितनी देर लगती है। क्रिएटिव और चैनल भी अब तो करना नहीं पड़ता, सीधे प्लस का बटन दबाओ, वीडियो अपलोड करो, बन गया आपका चैनल। लेकिन उसके बाद क्या, तो वो 572 चीजें हैं, तो उसको भाई टेक्निकल वीडियो में देखो, कैसे पोस्ट करें, किस टाइम करें, कैसे व्यूज आते हैं, कैसे एडिटिंग करें। एक से बढ़ के एक ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। आप कुछ भी सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। सिर्फ आपको सीखने की वो पता होनी चाहिए कि मुझे सीखना क्या है। तो आपको यूट्यूब के बारे में जो भी जानना है ना, आप सीधे टाइप करो, उस पर आ जाएंगी वीडियो। और जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं उनकी भी देखो, प्लस कुछ नौ सीखियों की भी देखो, क्योंकि कई बार इस्टेब्लिश्ड लोग उल्टी बात भी बता देते हैं, लेकिन नौ सीखियों से आपको कुछ कुछ बातें पता चल जाएंगी। जो बातें पता चले उसको अप्लाई करो, और जो आपके लिए काम कर जाए, इसका मतलब ये सही है। एक एक करके चीजें वहीं से सीखो, सब वहीं से सीखा था, किसी बंदे से नहीं सीखा था। मैं अपने पूरे खानदान की पहली यूट्यूबर हूँ। अब मेरे बाद जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, बन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी अभी कुछ हो नहीं पा रहा। तो सब कोशिश करते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता फिर बैठ जाते हैं। प्रमोट भी कर देती हूँ मैं स्टार्टिंग में कि चलो भाई बच्चे हैं, किसी का कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो वही है भाई, मेहनत, टैलेंट और डेडिकेशन। सीखो पहले फिर करो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। पहले कर लिया फिर बिगाड़ लिया फिर बैठे सीखना, उसके बजाय प्रोसेस उल्टा कर दो। पहले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन खूब अच्छे से काम समझ लो कि कैसे करना है, फिर शुरू करो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी जेठानी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बट 2-4 दिनों से वो मुझे अवॉइड कर रही है। मैं तो उसके पास चली जाती हूँ, बट वो मेरे घर महीनों तक नहीं आती। मुझे उसका नेचर बदला बदला लग रहा है। मैं क्या करूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि वो क्यों अवॉइड कर रही है मुझे। सीधे पूछ लो, और अगर सीधे पूछने पे भी ना बताए, आगे की भी सुन लो, तो फिर अवॉइड करना शुरू कर रही है उसने, खत्म आप कर दो। पैरों में मत गिरो किसी के भी, फिर जेठानी हो कोई हो। नेक्स्ट, हेलो दी, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, बट कभी कभी रेगुलर नहीं हो पाती, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ। सुबह स्कूल होता है, शाम को टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ। अब मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, प्लीज आप बताओ मुझे अपना वेट कैसे कम करना चाहिए। एक तो थायराइड की दवाई रेगुलर खाओ, है ना। अगर एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन दवाई एक तो जरूर खाओ कि वो बढ़ना घटना नहीं चाहिए। और दूसरा, थायराइड का वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज, मुझे देखो, एक्सरसाइज सिंपली आपकी मांसपेशियों को थोड़ा छटवा सकती है कि इधर उधर कर दे, लेकिन जो थायराइड वाला मोटापा रहता है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि सिंपल एक्सरसाइज कुछ काम करती होंगी। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर होता होगा, उसकी मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। मे बी आप किसी जिम कंसल्टेंट वाले से पूछो कि जिम ट्रेनर जो है वो आपको बता पाएगी थायराइड के लिए क्या करना चाहिए, या डॉक्टर कोई एक्टिविटी सजेस्ट करे, है ना। तो बजाय ये कि मैं जॉब की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, आपको ध्यान उस पर टारगेट करना है कि जॉब के साथ भी ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो। अपनी चेयर पर बैठ के आप क्या क्या कर सकती हो एक्सरसाइज, अगर बीच में 5 मिनट का भी ब्रेक मिलता है। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी जो 5 मिनट वाली आती है, कुर्सी पर बैठ के करने वाली।
है ना। खाने पीने में आप क्या चेंज कर सकते हो, और द बेस्ट चीज़ कि आप थायराइड को पहले मेडिकेशन से भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश रखो, क्योंकि जब जड़ खत्म हो जाएगी तो उसका असर अपने आप दिखना बंद होएगा। नेक्स्ट, हाय दी, प्लीज सजेस्ट मी, मेरे ग्रे हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्या हेयर कलर सैलून से कराना ठीक रहेगा, बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा क्या, या फिर घर पर ही मेहंदी लगाने का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, और ग्रे हेयर्स के लिए आप कुछ अपनी तरफ से सजेस्ट करो। सही बताऊं तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे अभी है नहीं। और मैंने जिनको देखा है, कोई कलर लगाता है, कोई मेहंदी लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो मुझे नहीं पता कि इनमें से बेस्ट क्या होता होगा, क्या उनको सूट करता होगा, है ना। तो मुझे कोई ऐसा सटीक ये नहीं पता कि हाँ ऐसा कर लो। और मेरी एज अब 45 है, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि कभी मेरे बाल सफ़ेद होना शुरू हुए तो मैं शायद कुछ भी नहीं करूँगी, मतलब मैं फ्लॉन्ट करूँगी अपने ग्रे हेयर, ऐसे क्या ऐसे ही ठीक है, जैसे भी है, बतेरे दिन चल गए, ये एक तसल्ली है। तो ज़रूरी नहीं आप कवर ही करो, हाईलाइटेड नहीं होते, जो उसकी तरह पे आप स्टाइल कर लो, कटिंग करा लो दूसरी, ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड मम्माज बॉय हैं, सासू इस बात का फायदा उठाती है, सासू गलत भी रहे मेरे हस्बैंड उनकी साइड लेते हैं, मैं क्या करूं। मत लड़ो सास से, वो कहें दिन को दिन, रात को रात, जो कहें वही कहो, तुम भी लड़ना ही बंद कर दो, बजाय अपने हस्बैंड से उनके चक्कर में बिगाड़ने के। नेक्स्ट, दी, मेरी सास बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, इसका मेरा बेटा फ़ायदा उठाने लगा है। इस बार मैंने उनको रोका तो उन्होंने मेरी 5 SIL को फ़ोन करके बोला कि मैंने उनसे तू तड़ाक से बात की, जो मैंने नहीं की, और अपनी बात नहीं बताती। अब मेरे नंदे मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके ये सब बोल रही हैं। हस्बैंड सब कुछ जानते हुए भी उनकी गलतियां छुपाने की कोशिश करते हैं, अगर मैं ज़्यादा बोल दूँ तो फिर बोलते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं करती हो, मैं क्या करूँ। और ये बार बार की कहानी है। देखो, हस्बैंड फंसे हुए चारों तरफ से, सास की भी आपके सामने बैंड बजती है, इसलिए वो कहलवा रही है नंदों से, ठीक है। तो भैया तुम्हारा तो वैसे ही रुतबा बतेरा हो रखा है, ना तुमसे सीधे सास बात कर पा रही, ना सीधे नंद बात कर पा रही। अब वो सारी मिला के क्या कर रही है कि आपके पति पत्नी में आपस में लड़ाइयाँ। जब आपकी नंदों ने इंजेक्शन लगा दिया आपके पति में, फिर वो आके आपसे क्या कहते होंगे कि भैया तू ऐसे क्यों बोली, सीधे कहते हैं बच्चे के लिए बोली थी, मुझे क्या अच्छा लग रहा है। आपको ये पता है ना कि आपके पति खुद नहीं आए, उनको इंजेक्शन लगा के भर के भेजा गया, तो आपको उस हवा को पंक्चर ही तो करना है, बस शांत रहो, उन्हें नॉर्मली हैंडल कर लो, बात खत्म। अब उन्होंने इधर से उधर से उधर से उधर से बाईपास आपके ऊपर अटैक करा, आप उस अटैक को ऐसे हटो, इधर से जाने दो, बात खत्म। बच्चा तो आपके पति का भी है, उसकी भलाई के लिए कर रही थी ना, आराम से बात करो अपने पति से, वो भले आए भरे हुए। नेक्स्ट, दी, मेरी शादी को 5 साल हो गए, मेरी नंद ने बेवजह मेरे और हस्बैंड के बीच में इंटरफेयर किया, मुझे टॉन्ट मारे, हमारी लड़ाई कराई, डिवोर्स ही है, वो यहीं रहती है, मैंने उससे इसी रीजन की वजह से बोलचाल बंद कर ली। 2.5 साल हो गया, ना मैं उससे नमस्ते करती हूँ, ना पैर छूती हूँ, ना उसके कमरे में झाड़ू पोछा, ना कपड़े उसके खाना बर्तन करती हूँ, जो मेरी मजबूरी है, लेकिन अब भी वो इनडायरेक्टली टॉन्ट मारती है, क्या करना चाहिए प्लीज बताएं। लेकिन दीदी मेरे दिमाग में रहता है कि मैंने बहुत काम किया है उसके साथ, उसने मुझे टॉन्ट क्यों मारे, बेवजह क्यों बोली, हमारे बीच ओवर थिंकिंग होती है कभी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस बोलचाल ही तो बंद किया है, और माँ बाप उसी की साइड लेती हूँ। देखो, एक तो उसके साथ सिंपैथी फैक्टर है कि भैया डिवोर्स ही है, वो कहाँ जाएगी, अकेली है, ठीक है, लेकिन उसकी हरकतें बता रही हैं कि डिवोर्स अगर हुआ है तो गलती खाली पति की नहीं रही होगी, ये भी मैडम कुछ कम नहीं रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपका क्या है, आप सुनती जा रही हो, आप बोलचाल बंद कर रही हो, उसके पास कोई और हथकंडा बचा नहीं है, तो इसलिए वो क्या कर रही है कि भैया इसको मैं पेंच लगाऊं। अब जो वो चाह रही है, 2 हो सकती हैं उसकी चाहतें, एक तो कि आप बोलो पलट के कुछ करो, या फिर ये कि उसे पता है कि बोलेगी तो है नहीं लेकिन सोचेगी खूब, कुल मिला के वो आपको परेशान करना चाह रही हैं। अब इसमें वही वाली बात आती है जो मैंने भी कहा था कि अपने मूड की सुनो। अब अगर आपको लग रहा है कि अरे छोड़, तो है ही पागल, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी, तो छोड़। आपको लग रहा बहुत हो गया, हटा, आज मैं इसे फिट करती हूँ, तो कर दो फिट, यहीं रहती है, कहाँ जा रही है। तो 10 में से 7 बार अवॉइड करो, 3 बार लंका लगा दो, आप भी खुश, उसको भी खुशी मिल जाएगी कि भैया ठीक है, अब ढीठ होगी, 3 बार लंका लगने के बाद भी बकवास करती रहेगी, वीडियो गेम सा चलता रहेगा आपके बीच में, इसे गेम की तरह लो कि भैया है, इसका हिल्ला यही है, ये करेगी यही चीज़,
बस आपका मूड है, रिएक्शन दे दो, नहीं मूड है नहीं। बज रहा है ऑर्केस्ट्रा, आप मान लो कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपका डांस का मूड है, कहीं लग रही है गजल, अब बज रही है गजल, बजने दो, है ना। अब हमें डांस करना था लेकिन डांस वाले गाने नहीं बज रहे, क्या करें, गजल बज रही है, चलो भाई। अब हमारा मन है गजल अच्छी लग गई, गुनगुना लेंगे, नहीं मन है अपने काम में लगे रहेंगे, गजल वाला अपनी गजल गाता रहेगा, समझ रहे हो। तो वही चीज है, अब उसका काम है भौंकने का एक तरीके से, उसका काम है बेफालतू में टोंटबाजी करने का। आप अपना मूड देखो, आपका मन कर रहा है आज इसकी लगा देती हूँ, लंका लगा दो। पैकेज में आएंगे सास ससुर, उन्हें कुछ मत बोलो, लेकिन ना ये कह दो इन्हें तो देख लो पहले क्या कर रहे हैं, बस। और कभी लग रहा है कि छोड़ो यार काम इतना पड़ा है, काम कर लो, फिर मत लगाओ उनकी लंका, अपना काम निपटाओ। इम्पोर्टेंस मतलब उसको ज़्यादा दो मत, खाली है वो, उसका दिमाग इन्हीं चीज़ों में चल रहा है, बस अपना जोड़ा रहा नहीं, दूसरे का भी राट लो। नहीं समझ में आता कुछ लोगों को कि यार मेरा अपना नहीं राट ली, दूसरे का तो सही चलने दूँ, या मेरे से मेरे दाम्पत्य में ये गलती हुई और वो सबक देना चाहिए, देखो ये गलती मत करना। कुछ लोग औंधे दिमाग के होते हैं, अपना तो रहा नहीं, इसका ही बिगाड़ो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी पड़ोसन ने बहुत परेशान कर रखा है, उसको कहीं भी जाना होता है आउट ऑफ सिटी तो उसके घर में जो भी खाना पीना बचा रहता है सब मेरे घर पर रखकर चली जाती है, पूछती भी नहीं, सीधे गेट खोलती है, अंदर आएगी और खाना किचन में रख के चली जाएगी। बादशाह होता है, कई बार उसको नॉर्मली मना कर रहा, बादशाह होता है, बादशाह होता होगा, मैंने फिर भी उसको समझा नहीं आता, फ्रेंडशिप थी पहले पर अब नहीं है, ज्यादा उसका दिया हुआ खाना मैं फेंक देती हूँ, कैसे मना करूं मैं उसको, बिना प्याज लहसुन का कुछ फ्रेश बनाकर भी देती हूँ तो वह नहीं खाती और मेरे घर में बासा रख के चली जाती है, बहुत ही बेकार लगता है, ऐसे लोगों को कैसे ठीक करें प्लीज बताओ मैम। गेट खोल के सीधी अंदर आ जाती है, रख जाती है, आप उसके सामने ही एक दिन फेंक दो, हाँ दीदी अभी तो फेंक नहीं था, मैं अभी फेंक देती हूँ, मुझे भी कहीं जाना है, किचन खाली करके। ऐसे तो ऐसे ठीक, किसी को सामने से समझ में ही नहीं आ रही सीधी बात तो फिर ऐसे आएगी समझ में, और आप भी क्यों देती हो, जब आपको लेना नहीं है तो उसको दो भी मत, ताजा बासा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड कोई बात होती है तो मेरे को बोलने नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल जब वो सारा दिन बाहर घूमते हैं, घर का काम टाइम नहीं करते, मैं क्या करूं मैम, कुछ को तो कहते हैं दूसरी माँ मत बन, क्या वो सारा दिन बाहर घूमते हैं, घर का काम टाइम नहीं करते, मैं क्या करूं। मतलब ये कह रही हो कि आपको बोलने नहीं देते, ये कह रहे हो कि सारा दिन घूमते हैं, घर का कोई काम टाइम पे नहीं करते, दूसरी माँ मत बन। मतलब कुल मिला के वो आपके कहने के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, और वो उन्हें लग रहा है कि आपका कहना अगर वो सुनेंगे तो आप उनकी माँ के जैसे हो जाओगे, वो अपनी माँ से यानी कि त्रस्त हैं, उनका बहुत ऑर्डर वो सुन चुके, अब उनको बीवी का ऑर्डर नहीं सुनना है, ठीक है ना, ये है। तो जब कहें कि दूसरी माँ मत बन, मैं तो माँ नहीं बन रही, बीवी बन रही हूँ, है ना। तो अगर वो नहीं करके दे रहे, आपकी सुन भी नहीं रहे, तो जो काम है ना अटक गया उसे अटके ही रहने दो, एक दो बार नुकसान होने दो चीजों का, कामों का, या तो तब सुधरेंगे, और तब भी नहीं सुधरते, आपको लगता है कि आपकी घर गृहस्थी की गाड़ी छूटी जा रही है, गिर जाएगी, पटरी पे से उतर जाएगी, तो फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ के उनसे कहना बंद कर दो, अपने आप काम करने शुरू कर दो। नेक्स्ट, दी मेरे दो बच्चे हैं, 7 साल और 8 साल, मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, घर में और कोई नहीं रहता, रेंट आता है उससे घर चलता है, मेरे रिलेटिव में एक लड़का मुझसे शादी करना चाहता है, कहता है बच्चों को भी अपनाएगा, मुझे अभी तक उसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं दिखी है, पर वो हमारे स्टेटस से कम है इसलिए सोचती हूँ ये नहीं, पर टेंशन ये भी है कि कल को जब पापा नहीं रहेंगे तो मेरे पास कोई इनकम नहीं है घर चलाने को, ना कोई सपोर्ट, प्लीज दी जवाब देना। थिंक अबाउट दैट, ऐसा नहीं है, लाइफ दोबारा रीस्टार्ट करने के बारे में सोच लो, अगर बच्चों के साथ भी वो ओके है तो सोच सकती हो, कुछ गलत नहीं है इस बारे में। नेक्स्ट, हेलो मैम, हाउ आर यू मैम, घर में पॉलिटिक्स से कैसे डील करें, मेरे ससुर ननद और देवर देवरानी की सुनते हैं, बस मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं, मैं हस्बैंड से दूर रही हूँ घर संभालने के लिए ससुर के साथ, देवर देवरानी अदर सिटी में रहते हैं, आज मैं और हस्बैंड बुरे बन चुके हैं, मुझे और हस्बैंड को बटरिंग करना नहीं आता, मेंटल पीस खत्म हो चुकी है, जब जागो बहन तभी सवेरा। 18 साल बाद अब आपने जूते खा लिए, अब अपने पति के साथ अपनी गृहस्थी में एंजॉय करो, ससुर के मेडल का इंतजार मत करो, उन्हें जो देना था वो दे चुके,
सोच लो 18 साल आपने गंवा दिए, नाउ रीस्टार्ट योर लाइफ। अब ये मत देखो कि वो किसकी साइड ले रहे हैं, जिनकी साइड ले रहे हैं उन्हीं की साइड जाके रह भी लें। अब आप अपनी लाइफ एंजॉय करो अकेले। हाय दी, मेरी एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान है साइटिका के पेन से। आप प्लीज़ डिटेल शेयर कीजिए कि आपने इससे कैसे रिलीफ पाई थी। उसकी बच्ची छोटी है, टीचर है, तो उसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही, छुट्टी भी नहीं ले सकती, ज़्यादा SIR के कारण BLO है वो। साइटिका की मैंने एक्सरसाइज शेयर कर रखी है, थंबनेल में भी दिख जाएंगी। एंड अगर आपको कोई भी मेरे चैनल पे लिव लाइफ इजी वाले पे कोई स्पेसिफिक वीडियो ढूंढनी हो ना, तो हैशटैग बना के, जैसा भी साइटिका का है तो हैशटैग साइटिका एक्सरसाइज और फिर लिव लाइफ इजी टाइप करके सर्च करो तो वो वीडियो आ जाती है। जैसा मुझे मेरी कोई रेसिपी मैंने मान लो वीडियो में देख के बनाई है पहली बार और फिर वो आपके साथ शेयर करी, और मैं जब दोबारा या तिबारा बनाने खड़ी हुई अगर मुझे लगता है कि मैंने उसमें कुछ चेंज करा था तो मैं अपनी वीडियो देख लेती हूँ दोबारा। तो वो सब्जी का नाम और लिव लाइफ इजी साथ में टाइप करती हूँ ना, तो वो वीडियो मिल जाती है। क्योंकि अब मैं भी ऐसे ढूंढूंगी तो 1000 वीडियो में से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो आप भी ऐसे करके सर्च कर लो। 2 बार मैंने एक्सरसाइज शेयर करी है प्रॉपर, वो इतनी इफेक्टिव है, आपको करते ही इंस्टेंट साइटिका में रिलीफ दे देती है। नेक्स्ट, थैंक्स दी मेरा आंसर देने के लिए, पर यही बात मैं कई महीनों से कह रही हूँ पर समझना नहीं चाहते मेरे पति। मेहनत भी बहुत करते हैं पर पैसे बचाते नहीं है, कोई भी उधार मांगता है तो दे देते हैं। मेहनत की कदर नहीं है यानी कि उन्हें अपने ही समझ लो, और क्या है। ऐसी स्थिति में आप ये कर सकती हो कि जो अपने घर खर्च के पैसे हैं ना, उनको थोड़ा सा, मतलब मान लो आपका खर्चा 100 रुपए का है कोई चीज का और 20 रुपए आप उसके ऊपर के मांग लो या बच गए तो आप वापस ना करो। थोड़ा थोड़ा अपने घर खर्च वाले जो एक फंड बन रहा है ना, अगर वो है आपके हाथ में, उसमें से थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी शुरू करो, जहां से भी हो सकती है। भाई आपके पति उधार देने में भी पैसे खराब ही कर रहे हैं ना, तो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा, कहना चाहिए अगर कटिंग करके थोड़े पैसे बचा के उसमें से कुछ कर सको तो वहां सेविंग करो, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो उनकी आंख खुले ना खुले, आपकी खुल चुकी तो आप ये कर सकते हो। साथ में अगर आप कुछ काम कर लो तो भी वो बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो अब के टाइम में ना एक जने की कमाई से ढंग से पूरा पड़ता नहीं, सही बात तो ये है। अगर आपको अपना प्रेजेंट लेवल थोड़ा भी अपग्रेड करना है, आप चाहे अभी इस टाइम पे कोई से भी लेवल पे हो, तो आपको दोनों को कमाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। एक जने की कमाई आप सरवाइव तो कर लोगे, आप अपना लेवल अपग्रेड नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना। और काम की कमी नहीं है, हम करने वालों की कमी है। आज भी मुझे हमेशा यही लगता है, करने वाले के लिए आज भी काम खूब है, वो निकले तो सही घर से, स्किल हो तो उसमें, और नहीं है तो सीखो। जो इंटरेस्ट है उसी को बढ़ा लो, उसी को स्किल बना लो। हर चीज़ के पैसे लगते हैं आज के टाइम पे, हर चीज़ को पैसे देने वाले लोग हैं, ठीक। तो ये थे एपिसोड 172 के, और 1-2 कमेंट ऐसे आए हैं कि एपिसोड 171 के उनका जवाब नहीं दिया। एपिसोड 171 के जो व्यूज़ थे ना वो थोड़े अप चल रहे हैं। मे बी मैंने जब परसों रात उसका वीडियो शूट करा उसके बाद उन लोगों ने कमेंट करा, इसलिए नहीं आया। तो अगर किसी का कोई कमेंट छूट जाता है तो वो जो वीडियो भी देख रहा हो लेटेस्ट है ना, उसके ऊपर कमेंट दोबारा कर दिया करो, क्योंकि पिछले वीडियो के कमेंट देखने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं अब एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रही हूँ, मैं सारे ही पढ़ रही हूँ, बहुत एपिसोड से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रही। तो इसलिए अगर छूटा है इट मीन्स कि वो मेरे शूट करने के बाद आया है कमेंट, ठीक है। तो आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और अगर किसी के काम का लगे तो शेयर करना मत भूलना, हाइप कर देना, ताकि ये चैनल, ये वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के पास पहुँचे। जो मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मुझसे जुड़ी हुई हर लड़की, हर महिला अपने जीवन में कहीं अटके ना, निकल जाए इस लूप से बाहर और अपने ट्रू सेल्फ को पा सके। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।